नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी छात्रों से घबराई सरकार की। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को पहले उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद दिखाइए आप कितने बड़े इंसान हैं, कितना बड़ा दिल है आपका। यूपी मानसून सत्र से पहले विपक्ष की तैयारी की। एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब संकट दूर होंगे। देखेंगे बंगाल में चल रही जबरन वसूली को लेकर क्या बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला कैसे बना बीजेपी के गले की फांस। मैं नहीं कहता कि भाजपा में सब चंदा चोर है, लेकिन जितने चंदा चोर हैं सारे भाजपा में। जानेंगे मतगणना से पहले बांकीपुर में क्यों गरमाई सियासत। भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर चिन्हित करके लोगों को डराया है, धमकाया है, मतदान को प्रभावित। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान के सामने झुके अमेरिका को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई सियासत। कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी में गठबंधन की चर्चा शुरू। आम आदमी पार्टी ने भी साथ आने के दिए संकेत। राज्य में अगले साल होने हैं चुनाव। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा एक्शन। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर निकाला, कहा अब कभी वापसी नहीं होगी। मन से चीफ राज ठाकरे का बड़ा दावा, कहा सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी। ट्रस्ट ने आरोपों को किया खारिज। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कहा राजनीति से बड़ा जनता का हित। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बढ़ा तनाव। बिहार में बवाल के बाद टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी को भेजी गई अधियाचना। नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर भड़के छात्र। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का मांगा इस्तीफा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन देश में अब भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जिस तरह अब प्रदर्शन खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे साफ है कि प्रदर्शनकारी युवाओं से मोदी सरकार घबराई हुई है। लेकिन प्रशासन की कार्रवाइयां और सोशल मीडिया पर महिला प्रदर्शनकारियों को दी जा रही धमकियों को लेकर अब सरकार के खिलाफ एक नई लड़ाई छिड़ गई है। तो क्या एक बार फिर आंदोलन पर उतरेंगे युवा? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर युवाओं ने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सरकार ने युवाओं की सभी शर्तों को मान लिया, जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम है नोएडा की रहने वाली 15 साल की रुचिका का। उनके खिलाफ पीएम मोदी को अपशब्द कहने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर माफी मांगी। इस बीच पीएम मोदी की तरफ से भी कहा गया कि वो सभी युवाओं को माफ करना चाहते हैं, लेकिन रुचिका के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली गई, बल्कि अब तो उन्हें धमकियां भी मिलना शुरू हो गई हैं। खुद रुचिका ने बताया, मुझे इंस्टाग्राम और अनजाने नंबरों से धमकियां मिल रही हैं, शारीरिक शोषण और जान लेने की धमकियां दी जा रही हैं। हर जगह पुलिस मुझे ढूंढ रही है जैसे मैंने कोई अपराध किया है। पुलिस बार बार घर आ रही है, अब तक केस वापस नहीं लिया गया है। रुचिका के सपोर्ट में बड़ी संख्या में लोग आगे आए हैं। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने एक और महिला प्रदर्शनकारी श्रद्धा सिंह का वीडियो शेयर किया है, जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन अब उन्हें भी इसी तरह सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में श्रद्धा सिंह बता रही हैं कि उनके अच्छे वीडियो में भी गलत कमेंट आ रहे हैं, जबकि प्रोटेस्ट में लड़कों की भीड़ में खड़े होकर भी कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया। उनका ये वीडियो शेयर करते हुए एनएसयूआई ने पीएम मोदी से सीधा सवाल किया है कि ये कंटेंट क्रिएटर श्रद्धा सिंह है, ये जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। उसके बाद से इनकी अच्छी वीडियो पर भी ट्रोल गैंग द्वारा इनका दाम लगाया जा रहा है। कोई 200 लिख रहा है, तब कोई 300। इनका कहना है, क्या प्रधानमंत्री जी को ये सब नहीं दिखता है? क्या वो कुछ नहीं करेंगे? विपक्ष से लेकर सीजेपी तक तमाम लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को घेरा है। महिलाओं को इस तरह निशाना बनाए जाने पर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, कितने साल से बीजेपी का आईटी सेल महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देता है, रेप की धमकियां देता है, और इनका बायो आप देखोगे तो बायो में लिखा रहता है फॉलोड बाय पीएम मोदी। तो इन लोगों को तो ऊपर से सपोर्ट मिलता है पूरा ऐसी चीजें करने का। तो ये गाली गलौज तो इन लोगों की शुरुआत है, और ये कहीं से भी महिलाओं की इज्जत करते नहीं है। ये हमेशा महिलाओं को गंदी गालियां देते हैं, महिलाओं को डराते और धमकाते, ये नहीं चाहते महिलाएं आगे बढ़े कहीं से बढ़े। दीपके ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ इंस्टाग्राम पर माफी की बात ना करें, पुलिस को केस वापस लेने का भी निर्देश दें। इन छात्रों के खिलाफ दर्ज केस वापस लें। इस बीच दीपके पर भी दबाव बनाने की कोशिशें देखी जा रही हैं।
एक आरटीआई कार्यकर्ता ने दीपके के परिवार की आर्थिक हालात की जांच की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को शिकायत भेजी और कहा कि दीपके के पिता भगवान राव दीपके जूनियर इंजीनियर थे। उनकी मासिक सैलरी करीब 60 से 65 हजार थी। ऐसे में ये जांच होनी चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों की अमेरिका में उच्च शिक्षा का खर्च कैसे उठाया। यानी अब दीपके पर भी शिकंजा कसने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इन हालात में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले इन युवाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद क्या देश के युवा एक बार फिर आंदोलन करेंगे? क्योंकि सीजेपी की तरफ से पहले ही इसके संकेत दिए गए हैं। लेकिन अगर इस बार युवा मैदान में उतरे तो पीएम मोदी के लिए अपनी कुर्सी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मोदी सरकार जितना इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, युवाओं और विपक्ष का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा है, जिससे केंद्र की मोदी सरकार घिर गई है। वैसे घिरने वाली तो यूपी की योगी सरकार भी है। राज्य में मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जानकारी दी। क्या कुछ बोले अखिलेश, देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष ने सत्र से पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया। साथ ही सदन में तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। दरअसल यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सिर्फ 4 दिन के लिए ही बुलाया गया है, जिसको लेकर विपक्ष नाराज है। विपक्ष का कहना है कि जनता के मुद्दों पर जवाब देने से बचने के लिए इतने कम दिन का सत्र बुलाया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो एक दिन का हिसाब किताब बता दिया कि किस दिन सदन में क्या होगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पहला दिन सरकार श्रद्धांजलि देने में निकाल देगी, दूसरा दिन अयोध्या के राम मंदिर में हुई सुनियोजित चोरी के महापाप की जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटाकर केंद्र सरकार पर डालकर अपना पल्ला झाड़ने में निकाल देगी, तीसरा दिन प्रयागराज जैसे पूरे प्रदेश में हुए छात्र आंदोलन से बचने में निकाल देगी और चौथे दिन जल्द से जल्द सत्र खत्म करने की घोषणा करने में निकाल देगी। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वो बीजेपी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा, एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब संकट दूर होंगे। इस दौरान अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सरकार की मंशा इस यूनिवर्सिटी को लेकर पहले से ही ठीक नहीं थी। विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि मॉनसून सत्र में सदन के अंदर सरकार बुरी तरह से घिरने वाली है। केंद्र में चल रहे सत्र में बीजेपी सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है, तो यूपी में भी कुछ ऐसा ही होने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी शासित हर राज्य में सरकार घिरी जो हुई है। पश्चिम बंगाल में तो सरकार बने अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ कि गुंडागर्दी की खबरें आना शुरू हो गई हैं। आरोप है कि राज्य में जबरन वसूली हो रही है, जिस पर खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ही मोहर लगा दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद राज्य की कानून व्यवस्था और भी गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं, जिससे लोगों का प्रशासन से भरोसा उठता दिखाई दे रहा है। और अब जो बयान बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने दिया, उसके बाद सुवेंदु सरकार गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। समिक भट्टाचार्य ने राज्य में बीजेपी सरकार बनने के करीब 2 महीनों से ज्यादा का वक्त पूरा होने को लेकर कहा कि इन 2 महीनों के शासन के बाद भी राज्य से जबरन वसूली का सफाया पूरी तरह से नहीं हुआ है। अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कहूं कि हमने सब कुछ सही कर दिया है, राज्य में जबरन वसूली को खत्म कर दिया गया है, तो ये गलत होगा। कुछ गड़बड़ियां हैं। लोग सिंडिकेट के जरिए आसानी से पैसा कमाने के आदी हो गए हैं। राज्य में सत्ता बदलने से एकदम से सब कुछ नहीं बदल गया। पार्टी के ही कुछ नेता और कार्यकर्ता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यानी राज्य में लोगों से जबरन वसूली का जो नेटवर्क चल रहा है, उसमें बीजेपी नेताओं का हाथ है। ये खुद बीजेपी अध्यक्ष ने माना है। समिक भट्टाचार्य ने यह भी माना कि पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब बीजेपी के अध्यक्ष ये बात कह रहे हो कि उनकी ही पार्टी के नेता प्रदेश की बेकसूर जनता को परेशान कर रहे हैं, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, तो सवाल ये उठते हैं कि ऐसी पार्टी के शासन में आम जनता चैन की नींद कैसे सो सकती है। बीजेपी ने विपक्ष में रहकर ममता बनर्जी के शासन में कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए, लेकिन अब जब वो सत्ता में है तो जनता से किए वादे पूरे करने में फेल साबित हो रही है, जिस पर जनता का गुस्सा भड़कना भी तय है। अब देखना यह होगा कि समिक भट्टाचार्य के इस कबूलनामे के बाद क्या बंगाल में हालात बदलेंगे
क्या अब बीजेपी सरकार अपने ही नेताओं पर एक्शन लेगी? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद से राज्य में तनाव है और सरकार के पास जवाब नहीं है। वैसे जवाब तो सरकार के पास विपक्ष के किसी भी सवाल का नहीं है, जबकि विपक्ष के पास सवालों की भरमार है, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का, जिस पर बीजेपी सरकार पहले ही घिरी हुई है और अब कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए सवाल पूछ लिए। क्या बोले प्रमोद तिवारी, देखेंगे रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज होती जा रही है। इस मामले की जांच अब सिर्फ गिरफ्तार हुए आरोपियों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसकी आंच मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक भी पहुंच रही है। और अब खबर है कि जांच टीम अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से दोबारा पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। पुलिस और जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद दान पेटियों से पैसों का हेरफेर कैसे मुमकिन है। और अब एसआईटी ने अपनी जांच में तेजी लाते हुए 200 से भी ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। इन सभी लोगों को अलग अलग तारीखों पर बुलाकर टीम पूछताछ कर रही है। ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब ट्रस्ट के 3 लोगों से पूछताछ हो रही है, तो फिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? आखिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही? यानी देखा जाए तो घर में चोरी होती है, लेकिन कोई भी चौकीदार से पूछताछ नहीं करता। हालांकि एसआईटी का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, इस मामले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद इस जांच की निगरानी कर रहा है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द पूरी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। वह इस मामले पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा दावा किया और कहा, राम मंदिर में इस तरह चोरी हुई और कब से ये चोरी शुरू हुई उसकी आपने बात कही है यहाँ पे। एक तो आप लोगों की मांग क्या है, दूसरा क्या इसको पार्लियामेंट में आप लोग कल से लाना शुरू करेंगे? मैंने नोटिस दे रखी है, मंडे को ये आएगा। 267 के अंदर नोटिस दी है, पर मैं अपनी बात दोहराता हूं। मैं नहीं कहता कि भाजपा में सब चंदा चोर, लेकिन जितने चंदा चोर हैं सारे भाजपा में। वहीं संसद में जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, तो राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल किया है। तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं, उनका इसी से जीवन यापन होता है। यानी अब राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी पर बहुत भारी पड़ गया है। इससे बाहर निकलने का रास्ता बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा। चढ़ावा चोरी मुद्दे पर आवाज उठाने पर विपक्षी सांसदों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में बवाल है, तो बवाल बिहार में भी मचा हुआ है उपचुनाव में वोट चोरी को लेकर। उपचुनाव जीतने के लिए भी बीजेपी सरकार सारे हथकंडे अपना रही है, यह आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने। उन्होंने एसएसपी को लेकर खुलासे करते हुए बड़ी मांग भी कर दी है। क्या है मांग, देखेंगे रिपोर्ट में। बांकीपुर उपचुनाव लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये सीट बीजेपी के लिए जीतना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। कम वोटिंग के चलते बीजेपी की धड़कनें पहले ही बढ़ी हुई हैं। इस बीच प्रशांत किशोर के बयान ने सियासत को गरमा दिया। काउंटिंग से पहले प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीके ने कहा कि उपचुनाव के दौरान पटना पुलिस स्थानीय लोगों को घर से उठाकर ले गई थी, ये लोग बाहर से नहीं आए थे। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने ये भी पूछा है कि पुलिस ने बीजेपी के कितने लोगों को पकड़ा है। इस मौके पर उन्होंने 3 ऐसे लोगों को भी मीडिया के सामने लाया जिन्हें घर से पुलिस ले गई थी। उन्होंने कहा कि जनसुराज के 54 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पटना पुलिस बताए कि भाजपा के कितने लोगों को कानून व्यवस्था के मद्देनजर हिरासत में लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे। नीतीश कुमार चाहे जितना उनकी बुराई हो जाए, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है बिहार में। और ये नए नए जो सम्राट चौधरी आए हैं खुद अपराधी हैं और पुलिस का अपराधीकरण कर रहे हैं, और कुछ पुलिस वाले अपना मार्क्स बनाने के चक्कर में ज्यादा हीरोइज्म कर रहे हैं। और अभी इस बार तो चुनाव के दौरान पूरे बिहार ने देख लिया कि पटना के पॉश इलाकों में वार्ड नंबर 21, 22, 23, 25 ये पॉश इलाके हैं। यहाँ पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया है, भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर चिन्हित करके लोगों को डराया है, धमकाया है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है, ये बिहार में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। किसी कार्तिकेय शर्मा की इतनी ताकत नहीं है कि बिहार की लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर दे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से एक बड़ी मांग भी की है।
प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी को मतगणना प्रक्रिया से दूर रखने की मांग आयोग से कर डाली। बता दें कि प्रशांत किशोर इस सीट पर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने पहले पटना के एसएसपी की शिकायत मुख्य निर्वाची पदाधिकारी से की थी। इस शिकायत में प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। मुख्य निर्वाची पदाधिकारी ने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया और उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए थे और अब प्रशांत किशोर ने नए आरोप लगा दिए हैं। देखना होगा कि उनके बयानों का क्या असर होता है। प्रशांत किशोर ने इशारों में बिहार की बीजेपी सरकार पर उपचुनाव जीतने के लिए साजिश करने का आरोप लगाया है, तो वहीं एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर में साजिश रचने का आरोप लगा दिया। अब्दुल्ला ने घाटी में हो रही घटनाओं के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बता दिया है। क्या कह गए हैं फारूक अब्दुल्ला, देखेंगे रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पहलगांव जैसा हमला हुआ है। आतंकवादियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया और उनकी जान ले ली। इस घटना ने डर का माहौल पैदा कर दिया है और अब इस मामले ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर अब सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान जारी किया है और पूछा क्या सच में आतंकवाद खत्म हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, देखिए, पुलिस के अफसर को भी अभी उन्होंने शहीद किया, ये 2 मजदूरों को भी इन्होंने गोली मारी। मैं तो यही कहूंगा कि भाई पहले बताओ ये मारने वाले कौन है। आप तो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, तो अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो ये मारने वाला कौन है? इसको जरा साबित लाइए ना, सामने लाइए, हम भी देखें। फारूक अब्दुल्ला ने सीधा सवाल किया कि आखिर इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर पूरी सीमा नियंत्रण में है तो ये हमलावर कहां से आ रहे हैं। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने इशारों में ही अनुच्छेद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद हमें बताया गया था कि हालात बदलेंगे, लेकिन क्या आतंकवाद वास्तव में खत्म हो गया है? यानी फारूक अब्दुल्ला ने सीधे गृह मंत्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन है। ऐसे में सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उसे केंद्र सरकार रोकने में नाकाम रही है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को दोहराया और कहा कि हम केवल अपने अधिकारों को सम्मान की बहाली की मांग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि जब भी हम पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो ऐसी घटना घट जाती है, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये आतंकी हमले कोई सोची समझी साजिश है। और बुलेटिन के आखिर में बात ईरान के सामने झुके अमेरिका की। दोनों देशों के बीच एक बार फिर हमले रुक गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिलहाल के लिए हमले टालने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का ये ऐलान ईरान की उस धमकी के बाद आया है जिसमें ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में तबाही मचाने की बात कही थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान की धमकियों के दबाव में झुक गया है और क्या अब पश्चिम एशिया में स्थायी शांति आएगी? तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला फिलहाल के लिए थम गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी सैन्य ताकत और क्षमता का स्तर ऐसा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी नहीं देखा गया। इसके बावजूद ईरान और दूसरे पश्चिम एशियाई देशों ने हमसे किसी भी हमले को रोकने के लिए कहा है, क्योंकि एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। इस अपील को मानते हुए और दुनिया के भविष्य के फायदे और एक सफल व समृद्ध ईरान के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए मैंने हमला रद्द करने का फैसला किया है, बशर्ते कि जल्द से जल्द कोई समझौता हो सके। ट्रंप ने इससे पहले ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी थी, जिसके जवाब में ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में तबाही मचाने की धमकी देते हुए सऊदी अरब से लेकर कतर और यूएई तक में मौजूद ऊर्जा ठिकानों की अपनी हिट लिस्ट भी जारी कर दी। इसके बाद ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा। ट्रंप के इस यू टर्न के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब यहां से दोनों देश स्थायी शांति की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान को अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। ये ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री माजिद इब्न अल रेजा के बयान में भी साफ दिखाई दिया। उन्होंने ट्रंप की धमकियों पर कहा कि धमकियों को गंभीरता से लिया जाता है, भले ही वे मनोवैज्ञानिक युद्ध के हिस्से के रूप में दी गई हों। हम ना तो अचानक हमले से घबराएंगे और न ही निष्क्रिय रहेंगे। तेहरान धमकियों को आधार बनाकर अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करेगा, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगा और अपनी सैन्य क्षमताओं में वृद्धि करेगा। यानी ईरान अपने गार्ड्स डाउन नहीं करेगा, वो अमेरिका के किसी भी रुख के लिए तैयार रहेगा। ऐसे में पश्चिम एशिया में आई ये शांति कितने दिन तक टिक पाती है, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत,
नमस्कार।